दोस्तों बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो ज़रूर दबा दो। देखो, आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो पोस्ट करूंगा। दबा दो भाई साहब घंटी। एक ज़माना वो था जब सुभाष घई साहब की फिल्म खलनायक रिलीज हुई थी और संजय दत्त उस वक्त बहुत बड़ा स्टार था, बहुत बड़ा। फिल्म सुपर डुपर हिट रही थी, फिल्म का म्यूजिक भी बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर था और उस वक्त ऐसा माना जा रहा था कि आने वाले वक्त में संजू से बड़ा सुपरस्टार बॉलीवुड में कोई दूसरा नहीं होगा। लेकिन फिर अचानक ही कुछ ऐसा हुआ कि संजू का करियर पूरी तरह बर्बाद हो गया। संजू पर बहुत ही गंभीर इल्जाम लगा बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट में शामिल होने का। इसी इल्जाम के तहत संजू गिरफ्तार हो गया और सालों जेल में रहा। जाहिर सी बात है, करियर खत्म हो गया, फिल्में नहीं आई। लोगों को लगा कि शायद संजू तो एक क्रिमिनल आदमी है, लोगों को ऐसा लगा। संजू ने इस बुरे वक्त का बहुत ही हिम्मत से सामना किया। संजू जेल गया और संजू को जो 5 साल की सजा हुई थी वो पूरी की। मैं पर्सनली ऐसा मानता हूं कि ये हिम्मत सिर्फ और सिर्फ संजू में ही है कि उसने इतनी लंबी जेल काटी। अगर संजू की जगह कोई दूसरा एक्टर होता तो मेरे ख्याल में जेल में ही मर जाता, क्योंकि खलनायक अपने वक्त की संजू की बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। यही वजह है कि अब संजू बना रहा है द खलनायक रिटर्न्स। संजू इस फिल्म में मेन भूमिका निभाएगा और इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहा है जियो। इसका मतलब यह है कि इस फिल्म को बड़े स्केल पर बनाया जाएगा और यह सोचकर बनाया जाएगा कि संजू की भी उसी तरह से वापसी हो जाए जिस तरह से सन्नी देओल की वापसी हुई थी गदर 2 से। बॉलीवुड में जितने लोग भी फिल्में बनाते हैं वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं अच्छी फिल्म बनाने की। उनको पूरी उम्मीद होती है कि उनकी फिल्म चलेगी, यही वजह है कि वो फिल्म बनाते हैं। जब तक वो स्क्रिप्ट वो लेवल की नहीं होगी तब तक आई थिंक हम लोग फ्लॉज पे ही नहीं जाएंगे। और जैसे मैंने कहा, मैं प्रेशर में काम ही नहीं करता, सेट पे जाके देखी जाएगी। ये तो रोमांस भी आराम से कर लेता है और मर्डर भी आराम से कर लेता है। लेकिन यह किसी को नहीं पता कि कौन सी फिल्म चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी, किस फिल्म को पब्लिक पसंद करेगी, किसको नहीं करेगी। तो अभी से यह कहना बहुत मुश्किल है कि खलनायक 2 बहुत बड़ी हिट होगी या फ्लॉप होगी, संजू का कमबैक होगा या नहीं होगा। सलमान खान की नई फिल्म की शूटिंग मुंबई में चालू हो गई है, जिसको डायरेक्ट कर रहा है तेलुगु डायरेक्टर वामशी। जो फिल्म की हीरोइन है वो भी साउथ फिल्मों की बड़ी एक्ट्रेस है नयनतारा। फिल्म के प्रोड्यूसर है तेलुगु फिल्मों के बहुत बड़े निर्माता दिल राजू। इस फिल्म की रिलीज डेट का अनाउंसमेंट हो गया है। ये फिल्म 2027 की ईद पर रिलीज होगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सलमान का वही जलवा आज भी बाकी है? क्या सलमान की फिल्म ईद पर आने के बाद हिट हो जाएगी? क्या वाकई ही लोग थिएटर्स में जाएंगे सलमान को ईदी देने के लिए या नहीं जाएंगे? अपने बटले एक्टर वरुण धवन की एक नई फिल्म आ रही है जवानी। तो यह अलग बात है कि वरुण धवन पर कभी जवानी नहीं आई। वरुण धवन के बेचारे के छोटे छोटे हाथ है, छोटे छोटे पैर है, हाइट है 2.5 फीट 3 इंच, लेकिन अपने आप को बहुत बड़ा एक्शन हीरो मानता है। मानने में क्या हर्ज है, उसकी मर्जी है, वो अपने आप को कुछ भी मान सकता है। तो वरुण धवन की इस फिल्म में 2 लड़कियां हैं, मुनाल ठाकुर, पूजा हेगड़े। इस फिल्म का जो पोस्टर रिलीज किया गया था 1 नंबर का वाहियात था, जो टीजर रिलीज हुआ वो भी 1 नंबर का वाहियात था, जो पहला गाना रिलीज हुआ वो भी 1 नंबर का वाहियात था, और अब इस फिल्म का दूसरा गाना रिलीज हुआ है और भाई साहब कसम से बहुत ही गजब का वाहियात किस्म का गाना है। इतना घटिया गाना है कि वरुण धवन का ड्राइवर भी इस गाने को नहीं सुनेगा, पब्लिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। यानी कि इस फिल्म के साथ इतना ज्यादा बुरा हो रहा है जिसकी कोई इंतहा नहीं। इस फिल्म की एक भी ऐसी कोई चीज नहीं है जो पब्लिक को पसंद आई हो। इस फिल्म का ऐसा कुछ भी अब तक रिलीज नहीं हुआ जिसको देखकर कोई एक आदमी भी ये कहे कि उसको ये फिल्म देखनी है। इसका मतलब यह है कि इस फिल्म को डिसास्टर होने से कोई रोक नहीं सकता। इस फिल्म का डिसास्टर होना तय है, गारंटी है। वरुण धवन का कैरियर इसी फिल्म के साथ खत्म होना पक्का है, गारंटी है। बॉलीवुड में एक डायरेक्टर है जिसका नाम है शमित अमीन, जिसने कभी एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी चक दे इंडिया। उस फिल्म को रिलीज होकर काफी साल हो गए हैं और तब से अब तक शमित ने कोई अच्छी फिल्म नहीं बनाई। अगर कोई बनाई भी है, कभी रिलीज भी हुई होगी, तो मुझे उस फिल्म के बारे में पता भी नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी घटिया फिल्म होगी। अब शमित ने अपने नाम की स्पेलिंग फिर से चेंज की है और अपना नाम कर दिया है शिमित, क्योंकि शिमित को ऐसा लगता है कि इस नाम के साथ जो वो फिल्म बनाएगा वो फिल्म ब्लॉकबस्टर ही होगी। बताओ, आप अंदाजा लगाओ ये जो फिल्म वाले हैं ये किस तरह की जिंदगी जीते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने अपने नाम की स्पेलिंग में चेंज कर दिया
तो भाई साहब ये कामयाब होने ही होने हैं, इनकी आने वाली फिल्म ब्लॉकबस्टर होनी ही होनी है। तो अब शिमित अमीन साहब एक फिल्म बना रहे हैं कैप्टन इंडिया, जिसमें हीरो है कार्तिक आर्यन, और यह फिल्म रिलीज होगी 13 अगस्त 2027 को, यानी कि 2026 में रिलीज नहीं होगी, 2027 में रिलीज होगी। अब देखने वाली बात सिर्फ इतनी सी होगी कि शमित ने जो अपने नाम को सीमित किया है उससे भाई को कुछ फायदा होता है या नहीं होता है। कल फ्राइडे था और एक बहुत बड़ी फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम है गिन्नी वेड सन्नी। गिन्नी वेड सन्नी भाई साहब, जिस थिएटर पे यह फिल्म लगी थी वहां दंगे हो गए। 4-4, 5-5 किलोमीटर लंबी लाइन थी टिकट खरीदने के लिए। पब्लिक ये कह रही थी कि अगर इस फिल्म को नहीं देखा तो जिंदगी बर्बाद है, जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, जीने का कोई मतलब ही नहीं है। भाई साहब, जो थिएटर ओनर्स थे उन्होंने पुलिस को बुलाया, लाठी चार्ज हुआ, तब जाकर तो कहीं पब्लिक कंट्रोल में आई। और भाई साहब, फिल्म का पूरे दिन का बिजनेस हुआ 10 लाख रुपए। कितना? 10 लाख रुपए। हमारे एक दोस्त हैं विनोद बच्चन भाई, उन्होंने ये फिल्म बनाई है। उनको खुद भी पता है कि उन्होंने क्या कारनामा किया है। एक्चुअली विनोद भाई ने इस फिल्म को किसी और उम्मीद के साथ बनाया था। विनोद भाई को यह लग रहा था कि वो डायरेक्ट इस फिल्म को ओटीटी पर बेच देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिल्म को थिएटर में रिलीज करना पड़ा और थिएटर में जो इस फिल्म का होना था वही हुआ। जब कभी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल गए थे, मैंने उसी वक्त कहा था कि राघव चड्ढा बहुत ही शाना लड़का है, इसने अपनी पूरी सेटिंग कर ली है, ये जेल नहीं जाएगा, ये कुछ महीनों के बाद बीजेपी ज्वाइन करेगा। जब मैंने ये बात कही तो बहुत लोगों ने कहा कि आप बिल्कुल ही गलत कह रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे भाई, जो राघव चड्ढा है वो बहुत ही ईमानदार लड़का है, पढ़ा लिखा लड़का है, वो अपना ईमान नहीं बेच सकता। और कई बार राघव चड्ढा ने भी खुद ही कहा था कि दुनिया में कोई ऐसा आदमी पैदा ही नहीं हुआ जो उसको खरीद सके। आप भी सुन लीजिए क्या कहा था। आज तक वो रकम नहीं बनी, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद ले। मैं साफ तौर पे अपने विरोधियों को कहना चाहता हूं। लेकिन मैंने उसी वक्त कहा था कि आप लोग मेरी बात पर यकीन करो, जब मैं कोई प्रेडिक्शन करता हूं तो बहुत सोच समझ कर करता हूं, मेरी प्रेडिक्शन को हल्के में मत लो। जब मैं कह रहा हूं कि राघव चड्ढा बीजेपी ज्वाइन करेगा तो करेगा, गारंटी के साथ करेगा। भाई, जिस लड़के से एक हीरोइन परिणीति चोपड़ा ने शादी की हो उसको आप मामूली मत समझिए। वो लड़का बहुत ही पहुंचा हुआ है, बहुत ही काइया लड़का है। नहीं तो किसी हीरोइन को कोई पटा सकता है क्या इतनी आसानी से भाई साहब? तो भाई, जो मैंने कहा था वही हुआ। अब राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। तो जब मैं कोई प्रेडिक्शन करता हूं सोच समझ कर करता हूं, मेरी बात को हल्के में मत लिया करो, मान लिया करो कि जो मैं कह रहा हूं वही होगा। तेलुगु फिल्मों में एक अजीब सी शक्ल का लड़का है जिसको वहां का बहुत बड़ा हीरो माना जाता है, उसका नाम है जूनियर एनटीआर। कमाल की पर्सनालिटी है, कमाल की हाइट है, कमाल का वेट है, पता नहीं किस तरफ से ये हीरो है, लेकिन जो तेलुगु फिल्मों के दर्शक हैं वो इसको बहुत बड़ा सुपरस्टार मानते हैं। एक डायरेक्टर है प्रशांत नील, वो इसके साथ एक फिल्म बना रहा है। फिल्म का नाम है द ड्रैगन। ये फिल्म 2026 में जून में रिलीज होने वाली थी। इस फिल्म की तकरीबन 40% शूटिंग हो चुकी थी, तकरीबन 100-150 करोड़ रुपए लग चुके थे, लेकिन जितना भी शूट हुआ था अब उसको कचरे में फेंक दिया गया है। धुरंधर 2 देखने के बाद डायरेक्टर का ऐसा मानना है कि जो फिल्म उसने शूट की है वो नहीं चलेगी, अब फिल्म को दोबारा से शूट करना होगा। तो अब इस पूरी फिल्म को दोबारा से शूट किया जाएगा और अब यह फिल्म जून 2027 में रिलीज होगी, यानी कि अब से तकरीबन 14 महीने के बाद। और मैं आपको यह बता दूं कि इस फिल्म का बजट है तकरीबन 500 करोड़ रुपए, और जो 100 करोड़ रुपए वेस्ट हुए वो भी जोड़ लेंगे तो 600 करोड़ रुपए। तो इस फिल्म का डिसास्टर होना तय है। इस फिल्म को डिसास्टर होने से कोई बचा नहीं सकता। वैसे तो बॉलीवुड में ऐसा एक भी एक्टर नहीं है जो अपने आप को सुपरस्टार ना मानता हो, वो भले ही कितना ही बड़ा फ्लॉप क्यों ना हो, भले ही उसका पड़ोसी भी उसको ना पहचानता हो, लेकिन हर एक्टर ये कहता है कि वो शाहरुख खान से बड़ा स्टार है। धुरंधर 2 अगर आपने देखी है तो आपने देखा होगा कि उसमें कितने एक्टर हैं, लेकिन किस एक्टर की तारीफ हुई? सिर्फ एक अक्षय खन्ना
और दूसरा रणवीर सिंह। यानी कि पब्लिक ने उन दो लोगों को ही अप्रिशिएट किया, पब्लिक ने उन दो लोगों को ही पसंद किया। बाकी फिल्म में और बहुत सारे एक्टर हैं और बहुत लंबे लंबे उनके रोल हैं, लेकिन पब्लिक ने उनको सुपरस्टार नहीं माना, उनको स्टार नहीं माना। इसका मतलब यह हुआ कि अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह को छोड़कर धुरंधर में बाकी के जितने भी एक्टर हैं उनकी कोई फैन फॉलोइंग नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि राजेश खन्ना साहब मरते दम तक अपने आप को सुपरस्टार ही मानते थे, भले ही उनकी कोई फिल्म देखने जाता था या नहीं देखने जाता था। तो जैसे कि मैंने कहा कि बॉलीवुड में ऐसा कोई भी एक्टर नहीं है जो अपने आप को सुपरस्टार नहीं मानता। तो धुरंधर में एक एक्टर है राकेश बेदी, उसका भी एक साइड में रोल है और उसने अपने आप को सुपरस्टार मान लिया है। आज की तारीख में वो इस तरह से बिहेव कर रहा है जैसे उससे बड़ा कोई भी स्टार बॉलीवुड में रहा ही नहीं। यही वजह है कि डेविड धवन ने कहा है कि भाई राकेश बेदी के तो तेवर ही बदल गए धुरंधर के रिलीज होने के बाद। वो अपने आप को इतना बड़ा सुपरस्टार मान रहा है आज की तारीख में, उसको लग रहा है कि शाहरुख खान भी उसके सामने कुछ नहीं है। और जो डेविड धवन ने कहा है वो बिल्कुल 100% सच है। दिव्यांका सिरोही मुजफ्फरनगर जिले की एक लड़की थी जो हरियाणवी फिल्मों में काम करती थी, हरियाणवी गाने भी किया करती थी। ये लड़की इतना काम कर चुकी थी कि बहुत सारे लोग उसको जानते थे, पहचानते थे, क्योंकि वो हरियाणवी गानों में काम करती थी, फिल्मों में काम करती थी। यही वजह है कि वो गुड़गांव में रहा करती थी। बताया जाता है कि कुछ महीनों पहले वो लड़की गुड़गांव छोड़कर गाजियाबाद के किसी एक सुनसान से इलाके में रहने लगी थी अकेली। और अब 2-3 दिन पहले पता चला है कि उस लड़की की मौत हो गई है। स्टार्टिंग में बताया गया कि लड़की को हार्ट अटैक आया था, उसकी वजह से मौत हुई है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, यह कहानी बिल्कुल झूठी है। दिव्यांका के छोटे भाई ने बताया कि जब वो उसके घर गया उससे मिलने, तो उसने अपनी बहन को फर्श पर गिरा हुआ पाया। वो उसको हॉस्पिटल लेकर गया, हॉस्पिटल में पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है। दोस्तों, वीडियो में नजर आ रही है दिव्यांका सिरोही हैं, 30 साल उम्र, अब इस दुनिया में नहीं है। हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री का बहुत चर्चित नाम, सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग गजब की है, लेकिन मौत बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी है। अपने परिवार के साथ, भाई बहन के साथ में गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में रहती थी। भाई घर में मिल करके गया, बात भी हुई, लेकिन जब घर में लौट करके आया तो वहां पर अंदर कमरे में मिली लाश। सवाल बहुत बड़ा है। इसी लड़के ने फिर एक और बयान दिया और उसमें कहा कि उसकी बहन की मौत तो कई दिनों पहले ही हो चुकी थी, लेकिन उसकी फैमिली को इस बारे में पता नहीं चला और दिव्यांका की फैमिली ने उसका पोस्टमार्टम भी नहीं कराया। यानी कि लड़की की फैमिली ये जानना ही नहीं चाहती कि उसकी मौत कैसे हुई। और इन सब चीजों को देखते हुए ऐसा शक किया जा रहा है कि कहीं लड़की का मर्डर तो नहीं किया गया है, किसी ने लड़की को मारा तो नहीं है। लड़की की फैमिली ने उसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया? लड़की की फैमिली क्यों नहीं जानना चाहती कि लड़की को किसने मारा, लड़की कैसे मरी? मैं आपके बता दूं कि दिव्यांका की एज सिर्फ 30 इयर्स थी, सिर्फ 30 इयर्स। अगर 30 इयर्स में किसी लड़की की इस तरह से मौत होती है तो ये बहुत गलत है, बहुत ही ज्यादा गलत है। ये तो आप सभी जानते हैं कि डायरेक्टर फरहान अख्तर की फिल्म डॉन 3 बंद हो गई है। इस फिल्म को लेकर फरहान और रणवीर के बीच झगड़ा भी हुआ, झगड़ा अदालत में भी पहुंचा और अब बताया जा रहा है कि इन दोनों में सुलह हो गई है। उसकी वजह यह है कि रणवीर सिंह वो 10 करोड़ रुपए लौटाने के लिए तैयार हो गया है जो उसको साइनिंग अमाउंट मिला था। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये वो खबर है जो मीडिया में आई है, ना ही फरहान ने मुझे बताया है कि हकीकत क्या है। और मैंने रणवीर सिंह को भी मैसेज किया था, ना ही उसने रिप्लाई दिया, ना ही उसने मुझे बताया कि हकीकत क्या है। तो मैं गारंटी के साथ ये नहीं कह सकता कि ये सच है या झूठ है। आज की तारीख में हर कोई पत्रकार है, हर कोई मीडिया वाला है, उनको पैसे दो और कोई भी खबर छपवा लो। तो मीडिया में एक खबर जोर शोर से छाई हुई है और वो खबर यह है कि आमिर खान एक छिछोरे की बायोग्राफी में काम करने वाला है और ये छिछोरा है अश्नीर ग्रोवर। खबर यह भी आई कि इस फिल्म में हीरोइन होगी श्रद्धा कपूर, लेकिन मैंने न्यूज कंफर्म की और पता चला कि आमिर खान को ऐसी किसी फिल्म के बारे में पता ही नहीं है, करना तो बहुत दूर की बात है। आमिर खान ने कहा है कि मैं अगर किसी ऐसी फिल्म में काम करूंगा जो ऐसे छिछोरे आदमी की कहानी पर बनी हो तो उससे बेहतर है कि मैं एक्टिंग करना छोड़ दूं। और मेरे हिसाब से आमिर खान का यह बयान 100% सही है। आमिर खान इतना बड़ा उल्लू का पट्टा नहीं हो सकता, आमिर खान इतना ब्रेन डेड नहीं हो सकता कि वो छिछोरे घटिया इंसान अश्नीर ग्रोवर की बायोग्राफी में काम करे। आमिर खान ही क्यों, मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में ऐसा कोई भी एक्टर नहीं है जो ऐसे भांड की बायोग्राफी में काम करेगा। छिछोरे ग्रोवर को ये सपने देखने से पहले कि उसकी लाइफ पर कोई फिल्म बनेगी, शीशे के सामने खड़े होकर अपना चेहरा एक बार देख लेना चाहिए। देख लेना छिछोरे, जरूर देख लेना। जितने भी पंजाबी सिंगर्स हैं उन्होंने तकरीबन म्यूजिक इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया है। क्या क्या गाने बना रहे हैं नहीं पता।
उन्हीं में से एक है धड़ी खाने वाला, धड़ी हगने वाला बादशाह। ये बंदा कैसे कैसे गाने बनाता है ऊपर वाला ही जानता है। इसके इन गानों को लोग सुनते क्यों हैं वो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर की बात है। अब इस गेंडे सिंगर ने एक नया गाना बनाया है, जरा सुन लीजिए। तू ही है मेरी सुबह, तू ही है मेरी शाम, हाजिर हो जाऊं जो ले तू मेरा नाम। तू ही है मेरी छुट्टी, तू ही है मेरा काम, तू ही है मेरा गुल गुलशन गुलफाम। भाई साहब सुन लिया आपने, ये है आज का म्यूजिक, ये है आज के गाने। एक वक्त हुआ करता था रफी साहब, लता जी, मुकेश जी, किशोर कुमार जी, और आज के सिंगर हैं ये बादशाह। देख लो, मतलब इनको शर्म भी नहीं आती अपने आप को सिंगर कहने में, इनको शर्म भी नहीं आती ये कहने में कि ये भी म्यूजिक बनाते हैं। और मेरी समझ में नहीं आता, मैं फिर से कह रहा हूं कि वो कौन लोग हैं जो इन भांडों के भी गाने सुनते हैं। अर्चना पूरन सिंह कपिल शर्मा के शो में आती है, उसी वजह से लोग उसको जानते हैं। अर्चना का हस्बैंड भी एक वक्त में छोटा मोटा एक्टर था, लेकिन जो अर्चना के बेटे हैं वो बेचारे ना तो हीरो बन सके, ना डायरेक्टर बन सके, मतलब कुछ भी नहीं बन सके। समय रैना आज की तारीख में फेमस है, भले ही गालियां देने के लिए क्यों ना हो, उसका आज की तारीख में जलवा चल रहा है। तो जब अर्चना पूरन सिंह के एक बेटे ने समय रैना को कहा कि भाई साहब जरा पब्लिक से कह दीजिए कि मेरे चैनल को फॉलो कर ले, मुझे जरा प्रमोट कर दीजिए, तो देखिए समय ने क्या कहा। समय भाई, please give a shout out to Ari Vlog, na? Oh, you are Archana Puran Singh's son. Why the fuck you need this all this Instagram, YouTube, all? You have good money. You have live in a house. You have a house in Malai Land. क्या बकचोदी कर रहे हो भाई? Why you need this, bro? Just take your mom's YouTube channel. Guys, just fucking unfollow this channel. मेरे ख्याल में जिंदगी में पहली बार समय ने बिल्कुल सही काम किया है। मेरे ख्याल में समय को सैल्यूट करना चाहिए कि उसने अर्चना पूरन सिंह के बेटे को यह जवाब दिया। अर्चना पूरन सिंह का बेटा अगर अभी भी रील बनाएगा फ्यूचर में, तो भाई साहब इससे बड़ा बेशरम कोई दूसरा हो नहीं सकता। किसी जमाने में शशि कपूर साहब बहुत बड़े स्टार हुआ करते थे, शर्मिला टैगोर जी भी बहुत बड़ी एक्ट्रेस हुआ करती थी। इन दोनों की एक फिल्म आई थी आ गले लग जा। इस फिल्म में शत्रु जी भी थे और इस फिल्म में एक बच्चा था जो एक गाना गाया करता था। यह फिल्म आ गले लग जा इंडिया में एक रोमांटिक फिल्म की तरह रिलीज हुई। कुछ लोगों ने देखी, कुछ ने नहीं देखी, लेकिन दुनिया में एक ऐसा भी देश है जिस देश में यह फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई, इतनी बड़ी हिट हुई कि वहां के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वहां की हिस्ट्री की आज तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म है, आज भी सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म है, और वो देश है अल्जीरिया। हालांकि अल्जीरिया के लोग अरबिक बोलते हैं, लेकिन वहां ये फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई थी और आज भी ब्लॉकबस्टर मानी जाती है। एक जमाना वो भी था जब कंगना अक्षय खन्ना पर मरती थी। अक्षय खन्ना से बात करने की कोशिश किया करती थी, लेकिन अक्षय कंगना से बिल्कुल बात नहीं करता था। सुष्मिता सेन, कंगना रनावत, अरे बाप रे, परेश रावल, कंगना रनावत यहाँ पे कैसे फिट होती है? यहाँ पे कैसे फिट होती है यहाँ पे? पसंद है ना आपको? और अच्छे साहब बहुत मरती हैं वो। अच्छा, हाँ, या उसने अनिल से कहा, मेरे से कभी नहीं कहा। या शी लव्स Really? अक्षय। That's damn good, yeah. बट शी वेरी अपसेट कि अक्षय उनको भाव नहीं देता। क्यों? वैसे अक्षय किसी को भाव देते नहीं है, पता नहीं क्यों। कभी आपने अक्षय को सुना है कि किसी को भाव दिया? यहाँ तक कि हमको, आपको भी ऐसा किया मैंने? सलमान साहब भी ऐसे कंगना ने यह बात अनिल कपूर से भी कही थी, अनिल ने अक्षय से कहा था, इसके बावजूद भी अक्षय ने कंगना को भाव नहीं दिया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि अक्षय किस किस्म के दिमाग का आदमी है। यही वजह है कि अक्षय की आज तक शादी नहीं हुई और ना ही कभी होगी। मरते दम तक इस भाई की शादी नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। प्रभास की एक फिल्म आई थी राजा साहब, बहुत बड़ी डिजास्टर रही थी और मीडिया की खबरों के मुताबिक इस फिल्म ने तकरीबन 425 करोड़ रुपए का लॉस दिया इस फिल्म के निर्माताओं को। मीडिया का ऐसा भी कहना है कि जिन निर्माताओं ने इस फिल्म को बनाया था उन्होंने इससे पहले भी कुछ फिल्में बनाई थी और उन फिल्मों में उनको नुकसान हुआ तकरीबन 550 करोड़ रुपए का। तो मीडिया की खबरों के मुताबिक राजा साहब के निर्माता अब तक तकरीबन 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान कर चुके हैं। भाई साहब 1000 CR किसे कहते हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन ये जो फिल्में बनाने का कीड़ा है ये इतना खतरनाक है कि ये किसी भी आदमी को सड़क पर ला सकता है। ये कीड़ा इतना खतरनाक है कि ये किसी भी आदमी को बैंकरप्ट होने पर मजबूर कर सकता है। ये कीड़ा इतना खतरनाक है
कि ये किसी भी आदमी के दिमाग को पूरी तरह डैमेज कर सकता है। अक्षय कुमार ने कहा कि आज की तारीख में बॉलीवुड में 2-3 एक्टर एक साथ किसी फिल्म में काम नहीं करते और ये बिल्कुल गलत है, ये ठीक नहीं है। अक्षय कुमार का ऐसा मानना है कि जो बॉलीवुड के एक्टर हैं उनको साथ में मिलकर फिल्में करनी चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर किसी का रोल थोड़ा छोटा है, किसी का थोड़ा बड़ा है। यही सोच गलत है, ये हॉलीवुड में नहीं है। छोटे से छोटा रोल टॉम क्रूज कर लेगा, ब्रैड पिट कर लेगा, छोटे से छोटा। क्यों उसको उस डायरेक्टर के साथ काम करना है? क्योंकि उसको लगता है ये फिल्म बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसको लगता है ये फिल्म बहुत बड़ी है। और मैं अक्की की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। मेरी समझ में नहीं आता कि जो बॉलीवुड के एक्टर हैं वो एक दूसरे के साथ काम करना क्यों नहीं चाहते एक ही फिल्म में। उनको ऐसा क्यों लगता है कि अगर वो साथ में एक ही फिल्म में काम करेंगे तो शायद उनके कैरियर को नुकसान होगा। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हर एक्टर को साल में 4-5 फिल्में करनी चाहिए। अगर किसी एक्टर की साल में 4-5 फिल्में रिलीज होंगी, वो पब्लिक की आंखों के सामने रहेगा तो उसकी मार्केट बनी रहेगी, मेरा ऐसा मानना है। आप सभी जानते हैं कि फिल्म पुष्पा 2 बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी और लोगों का ऐसा मानना है कि शायद उस फिल्म के निर्माताओं को बहुत बहुत बड़ा फायदा हुआ था। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जो उस फिल्म के निर्माता थे मैत्री मूवी मेकर्स, उनको सिर्फ 20 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। कितना भाई साहब? 20 CR का। भूषण कुमार साहब को 60 CR का प्रॉफिट हुआ क्योंकि भूषण ने फाइनेंस किया था उस फिल्म में। तो भूषण ने जो पैसा दिया था वो ब्याज पर दिया था, तो भूषण को तो ब्याज मिला। तो आप अंदाजा लगाइए कि जो फिल्म के निर्माता थे जिन्होंने तकरीबन उस फिल्म को 1000 करोड़ रुपए में बनाया था, उनको सिर्फ 20 CR का प्रॉफिट हुआ। ये है फिल्मों का बिजनेस भाई साहब। बॉलीवुड में ऐसा माना जाता है कि डबल ढोल की रणवीर सिंह और दीपिका की जो शादी है वो एक ओपन शादी है। वो दोनों एक दूसरे के साथ सिचुएशनशिप में हैं। लेकिन बॉलीवुड में ये बात किसी को नहीं पता थी कि जैकी भगनानी और रकुल प्रीत की शादी भी वैसी ही है। और ये बात किसी मीडिया वाले ने नहीं कही, बल्कि जैकी ने खुद कही है। जैकी ने खुद बताया है कि वो अपनी वाइफ के साथ सिचुएशनशिप में है। जैकी ने खुद बताया कि मैं अपनी पत्नी रकुल से कुछ भी नहीं छुपाता। अगर मैं किसी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता हूं तो स्पीकर ऑन करके बात करता हूं, रकुल सब कुछ सुनती है। जैकी का कहना यह है कि ना ही तो वो अपनी पत्नी से कुछ भी छुपाता और ना ही उसकी पत्नी उससे कुछ भी छुपाती। और मेरी शादी हो गई है, बट वी आर इन लाइक इन अ सिचुएशनशिप व्हिच इज वी आर ऑफ कोर्स exclusive to each other because that's why we are married. Of course. But सबसे important चीज क्या है, मैं कुछ भी बात कर सकता हूं इसके सामने। तो कहने का मतलब यह है कि जैकी ने दुनिया को बता दिया है कि उसकी शादी भी रकुल के साथ वैसी ही है जैसी रणवीर सिंह की दीपिका के साथ। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि शायद कुछ लोग रणवीर सिंह से जलते हैं, यही वजह है कि उसको डबल ढोल की कहते हैं। बिल्कुल नहीं। अगर आप ऐसा कहते हो तो बिल्कुल गलत है। जरा देख लीजिए रणवीर सिंह ने जब फवाद को देखा तो किस तरह से बिहेव किया। देख लिया भाई साहब आपने। तो हकीकत यह है कि यह रियल में डबल ढोल की है। ऐसा नहीं है कि लोग इसे ऐसे ही डबल ढोल की कहते हैं। भाई साहब ये 100% पक्का सच्चा डबल ढोल की है और यही वजह है कि लोग इसको डबल ढोल की कहते हैं। लेकिन रणवीर सिंह को ऐसे ही बने रहने पर कोई एतराज नहीं है। रणवीर सिंह इसी तरह से अपनी जिंदगी में खुश है तो बात खत्म हो गई। एक आदमी को खुश रहना चाहिए, जिस तरह भी वो खुश रह सकता है उसी तरह से रहना चाहिए। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद। सत्यमेव जयते।